हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 9th की संख्या पद्धति यूनिट फर्स्ट की। अपन पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। इसमें चैप्टर है 1.1। उस चैप्टर जो 1.1 है उसका बेसिक वीडियो है। चैप्टर 1.1 के बेसिक में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 एंड से एंड कहाँ तक जाती हैं, और ये अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। फिर अगली संख्याएं हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अगली संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 एंड से एंड ये भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो ये जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं और प्राकृत 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। अब अगली संख्याएं आती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसमें सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव संख्याएं आती है, मतलब सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये एंड से एंड ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक। और ये माइनस में भी कहाँ तक आती हैं? ये अनंत तक। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। अब हमने देखा पहले प्राकृतिक संख्याएं थी या प्राकृत संख्याएं थी जो 1 से स्टार्ट होती थी, फिर 0 और ऐड हो गया तो उनका नाम हो गया पूर्ण संख्या, और फिर माइनस वाली संख्याएं और ऐड हो गई इनमें, तो ये कहलाने लगी पूर्णांक संख्याएं। अब हम इनमें देखते हैं सबसे पहले इनमें क्या संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं समाहित हैं। मतलब ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं। प्राकृतिक संख्याएं भी इसी में समाहित हैं और पूर्ण संख्याएं भी इसी में समाहित हैं। तो ये इनका तीनों का संबंध है। अब हम देखते हैं ग्राफ, एक चार्ट के माध्यम से कि प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याओं की खोज की जरूरत क्यों पड़ी। हम एक चार्ट बनाते हैं और इस पे डॉट डॉट बिंदु जो 1-1 किलोमीटर की दूरी के हैं उन्हें हम बना लेते हैं। इस पे हम लिखते हैं 1 2 3 4, है ना। और इस तरफ हम आगे बना लेते हैं, ये यहाँ लिखते हैं -1 और ये 0। ये जो हमने बिंदु बनाए हुए हैं इनकी बीच की दूरी हम मानते हैं, माना कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। अब मान लो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की खोज हुई थी। सबसे पहले किसकी हुई थी? प्राकृतिक संख्याओं की खोज। तो माना कि कोई व्यक्ति, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, कोई व्यक्ति अगर 1 पे खड़ा हुआ है और वहां वो चल के कहाँ तक जाता है? बिंदु 2 तक जाता है। तो वो कितने किलोमीटर चला है? केवल 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला है? केवल 1 किलोमीटर। लेकिन उसको जो चार्ट में जो वो दिख रहा है वो कितने दिख रहा है? 2 किलोमीटर। वो चला कितना है? केवल 1 किलोमीटर, लेकिन चार्ट में 2 पर दिख रहा है, मतलब 2 किलोमीटर पर दिख रहा है। मान लो अगर वो 1 किलोमीटर और चला, 1 किलोमीटर अब यहाँ चला, 1 किलोमीटर और चला, तो वो कहाँ गया चलते हुए? यहाँ पर। लेकिन चार्ट में 3 दिख रहा है, चार्ट में 3 दिख रहा है और इसमें जो है ना 2 किलोमीटर चला है। केवल कितना चला है? 2 किलोमीटर चला है। हमने अभी ये संख्याएं पढ़ी थी। अब हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याओं की खोज की जरूरत क्यों पड़ी और पूर्णांक संख्याओं की खोज की जरूरत क्यों पड़ी। माना कि प्राकृतिक संख्याएं, ये हमने एक चार्ट लिया है और इनमें इनकी बीच की दूरी 1-1 किलोमीटर दर्शाई गई है। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला, केवल 1 किलोमीटर चला, लेकिन चार्ट में 2 किलोमीटर दिख रहा है। फिर 1 किलोमीटर और चला, 1 किलोमीटर और चला, लेकिन चार्ट में 3 किलोमीटर दिख रहा है। इसलिए पूर्ण संख्याओं की खोज की जरूरत लगी और 0 की खोज हुई। 0 की खोज हुई। अब देखो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पे
खड़ा हुआ है और वो यहाँ से यहाँ तक चला, कितने किलोमीटर चला? 1 किलोमीटर। और चार्ट में भी कितना दिख रहा है? 1 किलोमीटर। मान लो वो 1 किलोमीटर और चला चार्ट में। अब वो व्यक्ति चलते हुए यहाँ पे आ गया, मतलब कुल 2 किलोमीटर चला है और चार्ट में भी कितना दिख रहा है? 2 किलोमीटर। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याओं की खोज की जरूरत लगी, जीरो की जरूरत लगी। अब हमने देखा अगर कोई व्यक्ति पीछे की ओर जाना चाह रहा है तो उसके लिए कौन सी संख्या होना चाहिए? तो हमने देखा अगर कोई व्यक्ति मान लो 1 किलोमीटर यहाँ गया और वापस वो 2 किलोमीटर आना चाह रहा है, कितना? 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यहाँ गया और वापस 2 किलोमीटर आना चाह रहा है, मतलब 1 और 1 2 -1। तो हमने देखा कि जब तक माइनस वाली संख्याएं नहीं थी, जब तक हम कैसे बता पाएंगे कि कोई व्यक्ति पीछे की ओर आया है तो उसको कौन सी संख्या से दर्शाएं? इसलिए जो माइनस वाली संख्याओं की खोज हुई, तो कहने का मतलब फिर पूर्णांक माइनस वाली संख्याएं और ऐड हो गई, तो वो मिला के सब क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली और प्लस वाली सभी संख्याएं आ जाती हैं। इसलिए हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं में ये कमी रह रही थी, इसलिए पूर्ण संख्याओं की खोज हुई, जीरो ऐड हो गया। और यहाँ में इसमें एक कमी क्या रह रही थी? माइनस वाली, इसलिए ये माइनस वाली संख्याओं की खोज हुई जिनका नाम पूर्णांक संख्याएं दिया गया। तो ये हमने 3 संख्याएं अभी पढ़ी हैं। ये बेसिक वीडियो है 1.1 का। अब आगे हम देखते हैं और आगे जो संख्याएं वो तो अभी आपने देखा, हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर और पूर्णांक संख्याओं को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। अब हमने इसमें आगे पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं, इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके या फिर अंश/हर के रूप में लिखा जा सके। ये जो ऊपर का मान होता है इसे अंश कहते हैं और ये जो नीचे का मान होता है इसे हर कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकें। और सेकंड कंडीशन है कि जो p और q है वो दोनों संख्याएं कैसी होना चाहिए? हमेशा पूर्णांक संख्याएं होना चाहिए। और थर्ड इसकी कंडीशन है कि जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हम उदाहरण से देखते हैं, क्या 2/4 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 2/4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 भी एक पूर्णांक संख्या है और 4 भी एक पूर्णांक संख्या है। फिर हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, क्या 2/0 एक परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 तो एक पूर्णांक संख्या है। सॉरी, इसमें ये कंडीशन थर्ड वाली है ना, 2/0 परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने कहा था 0 ये q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन लगी है ना, q का मान यहाँ 0 है इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर हमने देखा 2/-8 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और -8 भी पूर्णांक है। फिर हमने देखा क्या √3/1 एक परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा था p और q दोनों कैसी होना चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होना चाहिए। जबकि ये जो √3 है, करणी 3 है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि हमने अभी पूर्णांक संख्याओं में पढ़ा था कि सभी माइनस और सभी प्लस वाली तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन करणी वाली पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। इसलिए ये जो है ना परिमेय संख्या नहीं है। ये जो करणी वाली जो संख्या होती है वो परिमेय संख्याएं नहीं होती। समझ गए? अब हम देखते हैं आगे। हमने देखा क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या के बटे में 1 मान सकते हैं, इसलिए 0 के बटे में आप 1 मान सकते हैं। तो 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 के बटे में आप 1 मान सकते हैं और ये अंश/हर के रूप में कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे क्या ये 3 परिमेय संख्या है? तो है। क्यों? क्योंकि हम इस 3 के बटे में 1 मान सकते हैं। 3 के बटे में हम 1 मान सकते हैं,
इसी तरीके से ये -3 भी एक परिमेय संख्या है, 4 भी एक परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं जो होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम एक मान सकते हैं। बस ये जो फॉलो कर रहा है ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो है ना ये परिमेय संख्या नहीं है, ये वाली जो है ना ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हम अगली संख्याएं देखते हैं, अपरिमेय संख्याएं मतलब इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर कहा जाता है और अपरिमेय संख्याएं उन्हें इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो जस्ट परिमेय संख्याओं की उल्टी परिभाषा है इसमें, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात हमने अभी देख लिया था ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे हमने देखा था ये जो √3, √2, √5, √7, √11, ये जो संख्याएं थी इन्हें आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसकी एक सेकंड कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, इसकी ये सेकंड कंडीशन ये है कि इनका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार वो कैसा होता है, अशांत होता है। दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। इनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत और कैसा होता है, अनावर्ती होता है। मतलब नंबर। अब हम आगे देखेंगे भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। अभी आपने परिमेय और अपरिमेय पढ़ा है, अब अपन भिन्न और तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न और तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो भिन्न क्या होता है, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हीं से संबंधित है। भिन्न ऐसी संख्याएं होती हैं, या फिर हम कहेंगे ऐसी परिमेय संख्याएं जो केवल धनात्मक होती हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं जो केवल धनात्मक होती हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं जो केवल धनात्मक होती हैं, मतलब होती ये परिमेय संख्याएं हैं लेकिन पॉजिटिव, मतलब जैसे हमने कहा कि 4/6 ये परिमेय संख्या है, ये भिन्न है, 6/2 ये भी क्या है, भिन्न है। अब हमने कहा कि क्या -3/2 ये भिन्न है, तो ये भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, क्योंकि क्या है, ये ऋणात्मक है, मतलब इसमें ऋण का चिन्ह है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। तो भिन्न क्या होती हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं जो केवल पॉजिटिव होती हैं, जो केवल पॉजिटिव होती हैं। जैसे हमने कहा कि क्या 4 भिन्न है, तो हाँ 4 भिन्न है, क्यों, क्योंकि 4 के बटे वहां पे 1 मान सकते हैं। हमने कहा क्या -6 भिन्न है, -6 भिन्न है, तो -6 भिन्न नहीं है, -6 भिन्न नहीं है। भले ही आप इसके बटे में 1 भी मान लेंगे तो ये भिन्न तो नहीं होगी, लेकिन परिमेय संख्या होगी। तो कहने का मतलब जो माइनस अगर कहीं भी लगा है परिमेय संख्या में तो वो परिमेय होगी लेकिन वो भिन्न नहीं होगी। तो भिन्न ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी परिमेय संख्या होती हैं जो केवल और केवल कैसी हो, पॉजिटिव, केवल और केवल कैसी हो, पॉजिटिव। 2, 4 है ना, इनके बटे में आप 1 मान सकते हैं। 6 ये सभी क्या है, भिन्न के उदाहरण हैं, इनके बटे में आप 1 मान सकते हैं। तो भिन्न समझ गए आप। अब हम पढ़ते हैं तुल्य भिन्न। क्या, तुल्य भिन्न। तो पहले तो इससे पहले जानने के पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, यहां इसमें एक डब्बा बना लेते हैं अपन, भिन्न परिमेय संख्या को सरल करना। क्या, परिमेय संख्या को सरल करना या फिर हल करना।
सरल करना। मान लो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, तुल्य भिन्न से पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या को सरल करना। मान लो आपके पास 8/16 है, एक कोई परिमेय संख्या या फिर भिन्न आपके पास 8/16 है, इसको आपको सरल करना है। तो सरल करने का अर्थ है कि ऐसी संख्या से काटो कि दोनों में भाग चला जाए। मतलब अगर आपको 8 और 16 को काटना है, दोनों को एक ही संख्या से आपको काटना पड़ेगा। जैसे 4 से आप 8 को काट सकते हैं, 4 दूनी 8, कितनी बार गया, 2 बार, और 4 चौका 16, कितनी बार गया, 4। अभी और सरल हो रहा है, 2 से हो रहा है सरल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। मतलब आपको सरल करना अर्थात ऐसी संख्या से काटना है, ऐसी संख्या को भाग लगाना है कि ऊपर भी भाग जाए और नीचे भी भाग जाए, ऊपर भी भाग जाए और नीचे भी। इस तरीके से हमने 8/16 को सरल करके 1/2 बना दिया। और आप किसी संख्या को कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 7/63 है, 7/63 है। तो इसमें आप देखो कि कौन सी संख्या से भाग जा रहा है, 7 से। 7 एकम 7 और 7 नाम 63, 7 एकम 7 और 7 नाम 63। तो इसको सरल करने के बाद क्या आया, 1/9। मतलब 7 और 63 में आपको ऐसी संख्या देखना है कि दोनों में भाग चला जाए। तो 7 में 7 से जा रहा है और 63 में। एक और आप उदाहरण देख सकते हैं, यहां देख लेते हैं अपन, एक उदाहरण और देख सकते हैं आप। जैसे हमने कहा कि 12/18, इस भिन्न या इस परिमेय संख्या को आपको सरल करना है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी 4 से भाग जा रहा है, लेकिन नीचे 4 से भाग नहीं जा रहा है। हम देख रहे हैं ऊपर 6 से भाग जा रहा है और नीचे 6 से भाग जा रहा है। 6 से भाग लगाया अपन, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब ये दोनों जो 2/3 है, इसमें किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा। तो 12/18 को अपन ने सरल करके कितना लिख दिया, 2/3। तो भिन्न को सरल करना या फिर परिमेय संख्या को सरल करना मतलब ऐसी संख्या का भाग लगाना है कि ऊपर भी उस संख्या से भाग जाए और नीचे भी उसी संख्या से भाग जाए। अब हम उसी संबंधित है तुल्य भिन्न। हम कैसे चेक करें कि दो भिन्ने आपस में तुल्य होंगे। हमने मान लो लिखा 8/12, 8/16 लिखा है, 8/16 लिखा है और ये 10/20 लिखा है। तो हम ये कैसे चेक करें कि 8/16 और 10/20 तुल्य भिन्न है। हम देखेंगे अगर सरल करने पर इन दोनों को, इनका मान तुल्य आ जाए, इन दोनों को सरल करने पर इनका जो मान है वो तुल्य आ जाए या फिर बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि 8/16 और 10/20 तुल्य भिन्न होंगे। अब हमने इनको काटा, जैसे हम देख रहे हैं 8 और 16 में 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, इसका कितना आया सरल करने पर 1/2। फिर हमने इस संख्या को काटा, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो हमने देखा दोनों को सरल करने पर कैसा आ गया, बराबर, या फिर दोनों को सरल करने पर कैसा आ गया, तुल्य। तो हम कह सकते हैं कि 8/16 और 10/20 कैसी है, तुल्य भिन्न है। समझ गए। तो सरल करने पर अगर उनका मान जो है बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भिन्न कैसी हैं, तुल्य भिन्न हैं। आप भिन्न को बना भी सकते हैं, जैसे आपने कहा कि 5/20, 5/20 की दो तुल्य भिन्न बनाइए, कि दो तुल्य भिन्न आप बनाइए, तुल्य भिन्न बनाएं 5/20 की। तो हमने देखा क्या आ रहा है, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, मतलब काटने पर कितना आना चाहिए, 1/4। हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को काटेंगे तो कितना आना चाहिए, 1/4। तो 1/4 ही हो गई इनकी तुल्य भिन्न। अब हम और बना लेते हैं मतलब और हमें ऐसा ध्यान रखना है कि उनको सरल करने पर 1/4 आना चाहिए। तो हम एक और बनाते हैं, जैसे हमने कहा 20 और 80, 20/80। हमने जब इसे काटा तो देखो 20 एकम 20 और 20 चौका 80,
तो ये इसको सरल करने पर भी कितना आया, 1/4। तो ये जो है ना 5/20 की तुल्य भिन्न हमने बनाई, एक तो 1/4 आई, या फिर ये नहीं करना तो आपको एक हमने बनाई है क्या, 20/80। क्यों, क्योंकि इसको सरल करने पर भी 1/4 आया, इसको सरल करने पर भी कितना आ रहा था, 1/4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या की आप तुल्य भिन्न बना सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण और आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे हमने कहा कि 3/18 की दो तुल्य भिन्न बनाइए, है ना, दो आपको तुल्य भिन्न बनाना है, 3/18 की आपको दो तुल्य भिन्न बनाना है। तो हमने देखा 3/18 को सरल करने पर कितना आ रहा है, 3 एकम 3 और 3 18, 1/6 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं लो कि जिनको काटने पर कितना आना चाहिए, 1/6। अब हम लेते हैं, मान लो 2 एकम 2, 2 2, हाँ ये ले सकते हैं, 2/12। जब आप इस 2/12 को सरल करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, तो क्या हो गई, एक अपनी 2/12 हो गई, एक 3/18 की तुल्य भिन्न कितनी हो गई, एक 2/12। अब आप और कोई सी भी ले सकते हैं, हमने कहा कि एक और आप संख्या ले सकते हैं कि 3/18, वो पहले से ही, सॉरी, 4/24, 4/24। जब 4/24 को आप काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, तो इसको सरल करने पर कितना है, 1/6। तो हमने देखा 3/18 को सरल करके देख लो पहले कितना आया, 1/6। जब 3/18 को हमने सरल किया 1/6, तो हमें दिमाग में ये रखना है कि 1/6 आना चाहिए काटने पर। तो हमने ये उसकी तुल्य भिन्न बना ली, 2/12, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12। फिर हमने एक बनाई 4/24, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। सरल करने पर बराबर आ रहा है, मतलब ये इसकी तुल्य भिन्न है। समझ गए, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब हम अगली जो बात करते हैं उस सह अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। इस जो चैप्टर में है सह अभाज्य संख्याएं, इन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब उससे पहले, समझने से पहले हमें गुणनखंड समझना होगा। क्या समझना होगा, गुणनखंड। सह अभाज्य समझने से पहले हम समझते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड जो होता है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो सबसे पहले हमें फैक्टर के बारे में समझना होगा। मान लो हमने एक कोई संख्या ली, एग्जाम्पल के लिए 18 लिया, तो हम देख रहे हैं कि 18 में किन 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 संख्याओं का भाग जाएगा, या फिर ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में 18 आता है। हमने देखा 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये जो सभी संख्याएं हैं इनके पहाड़े में क्या आता है, 18 आता है। अर्थात ये जो सारी संख्याएं हैं ये 18 के गुणनखंड कहलाएगी। समझ रहे, अर्थात इनसे हम 18 को काट सकते हैं। तो नॉर्मल चीज है। अब जैसे हमने कोई एक संख्या ली 12, तो 12 के गुणनखंड अर्थात 12 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आएगा, 1 के में आएगा, सॉरी 2 के में आएगा, 3 के में आएगा, 4 के में आएगा, 6 के में आएगा और 12 के में आएगा। तो हमने देखा कि इन संख्याओं के पहाड़े में 12 आता है, अर्थात ये जो सारी संख्याएं हैं 12 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। समझ गए, अर्थात इन सारी संख्याओं से आप 12 को काट सकते हैं, या फिर इन सारी संख्याओं से आप 12 में भाग लगा सकते हैं। जब पहाड़े में आते हैं तभी अपन भाग लगा पाते हैं। समझ रहे हैं, मतलब ये 12 की टेबल में ये सारी संख्याएं आएंगी। तो नॉर्मल है गुणनखंड, किसी भी संख्या का आप गुणनखंड बता सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा कि 21 के क्या बताओ, आप 21 के गुणनखंड बताएं। इसकी 21 के गुणनखंड अर्थात कौन कौन सी संख्याएं जो हैं इनके पहाड़े में 21 आता है। हम देखा 1, 3, 7,
8 9 10 11 21 है ना, 21 के पहाड़े। ये इतनी सारी जो संख्याएं हैं, 3 के पहाड़े में, सॉरी 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में और 21 के पहाड़े में 21 आता है। तो ये सारी संख्याएं 21 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड यानी फैक्टर तो बहुत सरल चीज थी। इसी से संबंधित एक गुणज होता है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा या टेबल। गुणज के मतलब सीधा सा गुणज निकालना हो आपको, तो आप तो पहाड़ा या टेबल का ध्यान रखें। कुल मिला के जिस भी संख्या को आपको गुणज निकालना हो, जैसे हमने कहा कि 6 के गुणज निकालिए, 6 के क्या निकालिए आप, गुणज निकालिए। तो 6 के गुणज मतलब 6 की टेबल पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना, 6 की टेबल पढ़ना है। 6 12 18 24 30 36 और ये आंसर अनंत तक जाएगा, क्योंकि ये टेबल खत्म थोड़ी होती है, 10 पे खत्म नहीं होती, ये टेबल आगे तक जाती है। अपन तो केवल 10 तक याद करते हैं। तो 6 के गुणज मतलब 6 की टेबल मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ना है। तो गुणज तो बहुत सरल चीज है। हमने कहा कि 5 के गुणज, क्या कहा हमने, 5 के गुणज तो सिंपल है, 5 की टेबल 5 10 15 20 25 एंड से एंड कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक। तो गुणज तो बहुत सरल चीज है। गुणज मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना या टेबल किसी भी संख्या की। 6 के गुणज ये हैं, 5 के गुणज ये हैं। इसी तरीके से आप बता सकते हैं 4 के गुणज। कौन नहीं बता सकता, 4 के गुणज सभी बता सकते हैं। 4 के गुणज मतलब 4 की टेबल, 4 8 12 16 एंड से एंड अनंत तक। सिंपल है। हमने देखा गुणनखंड मतलब फैक्टर और गुणज मतलब गुणज सिंपल चीज है, पहाड़ा। अब हम इसी से संबंधित देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो है कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जिनमें केवल एक कैसा हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अर्थात मतलब कोई भी दो संख्याएं ये हमेशा कैसी रहती हैं, ये जोड़े में रहती हैं। दो संख्याएं लिखा है ना, मतलब ये हमेशा कैसी रहेंगी, जोड़े में। ये जो संख्याएं रहेंगी सहवास संख्याएं, ये हमेशा जोड़े में रहेंगी। और जो भी संख्याएं रहेंगी उनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। एक का मतलब संख्या एक की बात कर रहे हैं अपन, है ना। केवल एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, कॉमन, जिसे बोलते हैं कॉमन। क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि आपने यही लिया था, सॉरी अपन कोई अगली संख्या लेते हैं ना। आपने कहा एग्जाम्पल के लिए 5 के फैक्टर, आपने 5 के फैक्टर निकाले, क्या आया, 5 10 15 20 25, है ना। और आपने मान लो 2 के फैक्टर निकाले, किसके निकाले, 2 के फैक्टर निकाले। तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, है ना। इस और एंड से एंड ये सभी अनंत तक जाते रहेंगे, है ना। तो अभी यहाँ तक के लिए ये जो दो संख्या है, 5 के फैक्टर 5 10 15 20 25 एंड से एंड, और 2 के फैक्टर मतलब 2 के गुणनखंड 2 4 6 8 10 एंड से एंड। तो हमने देखा इनमें, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसे क्या बोलते हैं आप, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है मतलब जो दोनों में जो होता है उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। जैसे हमने देखा कि 10 इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन। यहाँ 20 भी दोनों में क्या है, कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ फैक्टर कौन कौन से निकल के आए हैं, 10 और
20। अभी यहाँ तक के लिए हमने और आगे संख्या नहीं मानी, तो यहाँ तक के लिए जो ओवेनेस्ट फैक्टर निकल के आए। हाँ ठीक, हाँ बेटा। तो हमने देखा कि 5 के फैक्टर और 2 के फैक्टर में क्या कॉमन है, इन दोनों में 10 कॉमन है और इसमें 20 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन फैक्टर निकाले। तो इसी तरीके से हम सहअवाच्य संख्याएं जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि अब आप देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे हमने कहा कि संख्या 2 और 3, क्या संख्या 2 और 3 ये क्या है, एक सहअवाच्य संख्या है। क्या है, सहअवाच्य संख्या। क्यों? क्योंकि हमने देखा 2 के गुणनखंड जो है 1 और 2, और 3 के गुणनखंड क्या है, 1 और 3। तो ये जो 2 और 3 है इनमें केवल एक जो है ना वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए जो 2 और 3 है वो क्या है, सहअवाच्य संख्याएं हैं। समझ पा रहे हैं बात को? अगली संख्या एक और आप देखते हैं। मान लो आपने कहा कि 7 और 11, 7 और 11, क्या ये दोनों सहअवाच्य संख्या या कोप्राइम नंबर है? तो हम कैसे देखेंगे, हम 7 के गुणनखंड निकालेंगे 1 और 7, और हम 11 के गुणनखंड निकालेंगे 1 और 11। तो हमने देखा 7 और 11 इन दोनों में केवल एक जो है ना वो कॉमन है, केवल एक जो है वो कॉमन है, एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो ये जो 7 और 11 है ये दोनों कोप्राइम नंबर या सहअवाच्य संख्याएं हैं। हमने कहा कि 11 और 13 सॉरी, तो इनमें भी जो है ना एक के अलावा कोई संख्या कॉमन या कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड अलग नहीं है, इसलिए 11 और 13 भी क्या है, सहअवाच्य संख्या या कोप्राइम नंबर